ओके बेटा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, मतलब रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। देखो, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज और पैरेलल का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल में पढ़ा। वही सीरीज की पहचान है, वही पैरेलल की पहचान है। तो दोनों के पहले डेरिवेशन निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। सीरीज, देखो सीरीज की एक पहचान है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। मान लो 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मोटे तौर पे समझो तो रेजिस्टेंस का एक एंड जब दूसरे के दूसरे एंड से कनेक्ट होगा तो सीरीज होगा। वैसे ये होता है कि जब सीरीज होती है तो करंट सेम रहता है। जब सीरीज होता है तो करंट हर एक रेजिस्टेंस में सेम रहता है। चलिए पैरेलल का बाद में देखेंगे। करंट हर एक रेजिस्टेंस में सेम रहता है, आई सेम रहेगा, जबकि जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। मान लो आपने यहाँ एक वोल्टेज लगाया भी, जिसकी वजह से करंट आई यहाँ फ्लो कर रहा है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 और इसकी R3 है, तो सब में करंट सेम रहेगा। जबकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लीजिए V1, ये V2 और ये V3 हो गया। तो देखो करंट सब में सेम है, जबकि वोल्टेज डिवाइड हो गया। इस पे V1 पहुंच गया, इस पे V2 पहुंच गया, इस पे V3 पहुंच गया। इस तरीके से पहुंचा कि इन तीनों वोल्टेज का सम V1 प्लस V2 प्लस V3 ये अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है। और देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है, IR। अगर आप V1 की वैल्यू निकालोगे तो I1 R1 हो जाएगा, V2 की निकालोगे तो I2 R2 हो जाएगा, क्योंकि I तो सब में सेम है, इसलिए V1 की वैल्यू IR1 हो जाएगी, V2 की IR2 हो जाएगी। दैट इट विल बी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सपोज करो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होता तो V मस्ट बी इक्वल टू I इंटू R। I सब में कैंसिल हो गया तो R कम्स आउट टू बी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर ऐसे n रेजिस्टेंस से जुड़ जाएं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी कम्स आउट टू बी समीशन RI वेयर I इक्वल टू 1 टू। अब बात यहाँ पर इस चीज़ को समझने की है कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ जाते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है दैट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको यहाँ 2 पॉइंट बताऊँ इसके बारे में, तो पहला पॉइंट क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इन सब का एल्जेब्रिक सम आता है। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो R है दैट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। नंबर 2, R मस्ट बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। इस सर्किट में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है R की वैल्यू उससे भी बड़ी आएगी। मतलब जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेज आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सबके एल्जेब्रिक सम के बराबर आता है और वैल्यू बढ़कर आती है। सोचने वाली बात यह है सिंपली कि जब भी आपको बड़े वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप उन्हें सीरीज में कनेक्ट करोगे। इसके बारे में कुछ और बातें भी हैं बेटा, वो हम लोग थोड़ा सी देर के बाद बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। सो नाउ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, ये मान लीजिए बेटा हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ पोटेंशियल V। सो पैरेलल में V सेम होता है बेटा, V सेम होता है, जबकि I डिवाइड हो जाता है। V सेम होता है और I डिवाइड हो जाता है। सपोज करो ये बैटरी लगा रखी है आपने, तो जो V1, V2 और V3 है तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो V ही रहेगा, जबकि यहाँ से टोटल करंट मान लो I फ्लो हुआ है तो इन 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर सपोज I1 करंट चला गया बेटा, यहाँ पे I2 चला गया, यहाँ पर I3 चला गया। V वोल्टेज आपने लगाया हुआ है तो I डिवाइड हुआ ना I, तो इसका मतलब जो I1, I2 और I3 इन तीनों का सम है वो I के बराबर है। अब वही ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू V/R। अगर आप I1 निकालोगे तो V/R1 हो जाएगा, I2 निकालोगे तो V/R2 हो जाएगा, I निकालोगे तो V/R हो जाएगा। तो V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2
प्लस वी बाई आर थ्री, वी से वी कैंसिल हो गया, सो रिजल्ट आ गया 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। मीन्स फॉर n रेजिस्टेंसेज 1 बाई आर इक्वल टू समीशन ऑफ 1 बाई आर आई, वेयर आई इक्वल टू 1 to n। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है उनका सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। मीन्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और जो आर इट विल बी स्मॉलर देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। लोएस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट, जो सर्किट में सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी इसकी वैल्यू आएगी। अगर आप बातों को इकट्ठा करके चलो तो ये है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आता है और बढ़कर आता है। जबकि पैरेलल में 1 बाई आर इक्वल टू समीशन ऑफ 1 बाई आर आई होगा, वैल्यू छोटी आएगी, यानी कि अगर आपको छोटी वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस निकालना है तो आप उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, सो बेटा अब हम सीरीज और पैरेलल पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूले मैंने आपके लिए यहाँ साइड में लिख दिए हैं कि देखो सीरीज में क्या होगा, समीशन आर बाई आई सेम रहेगा, वी डिवाइड करेगा, पैरेलल में इस तरीके से वी सेम रहेगा और आई डिवाइड होगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, उसके बाद न्यूमेरिकल होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ, आपके लिए बोर्ड पर न्यूमेरिकल है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड पर कि 3 रेजिस्टेंसेज इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट हैं, फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। करंट एंड वोल्टेज। अब आपको बेटा यहाँ पर एक दो बातों पर ध्यान देना है, सभी स्टूडेंट बिल्कुल आराम से इस बात को समझिए। जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी केस के अंदर, आपको हमेशा जब भी आपको करंट या वोल्टेज निकालना है किसी भी केस के अंदर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। इट मस्ट बी एंश्योर्ड कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बात करते हैं। चलिए नेमिंग कर लेते हैं। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 मान लेता हूँ मैं, ये R3 मान लेता हूँ। तो 3 रेजिस्टेंसेज है सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो है। R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप इनको ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 5 प्लस 15, तो आंसर कम्स आउट टू बी 30। R आ गया। अगर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा होता तो आपका आंसर आ गया, इट्स 30 ओम। लेकिन अब थोड़ा आगे पूछा इसने हर एक में करंट और वोल्टेज क्या होगा। तो जब भी आपसे सब में करंट और वोल्टेज पूछा हो तो आपको टोटल वोल्टेज गिवन होता है, आप यहाँ से पहले करंट निकालो, V इक्वल टू आई आर। सो I इक्वल टू 1 बाई आर, तो V की वैल्यू दे रखी है आपको 30 वोल्ट, तो I निकाल लो, I इक्वल टू V बाई आर। तो V हो गया 30 और R भी 30 ही है इस केस में, तो इट्स कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर। तो I निकला है। अब आपके लिए टेक्निक है यहाँ पे समझने वाली। देखो अभी तो इंडिविजुअल क्वेश्चन है, हो सकता है आपके लिए आसान है, लेकिन आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है। बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ, अपने आप से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये R कहाँ से आया, ये R कहाँ से आया। सो आंसर दिस R केम फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3। इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से आया बेटा। अगर इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से आया है तो सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, करंट सेम होता है। इसका मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, और कितनी रहेगी, जो इस R के पास है। इस R के पास कितनी है, I। तो इसका मतलब I1, I2 और I3 तीनों सेम है, और कितना जो इस R के बाद है, यानी कि I। आपने हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है कि वो कहाँ से आया, और जिनके भी सीरीज से कॉम्बिनेशन से आया है तो उसमें हर एक रेजिस्टेंस पर उतना ही करंट होगा जितना इसके पास होगा। I आ गया, तो अब आराम से V1, V2 और V3 निकाल सकते हैं। V1 हो गया I1 R1, I1 की वैल्यू देखो कितनी आ रखी है, 1 एम्पियर। R1 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम, तो कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। ऐसे आप देखो I2 R2, I1 ये 5, इट्स कम्स आउट टू 5 वोल्ट। ऐसे I3 R3, I3 R3, I3 है 1, ये 15, इट्स कम्स आउट
15 वोल्ट। तो इस तरीके से आप हर एक करंट, देखो हर एक करंट की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, हर एक वोल्टेज, हर वोल्टेज की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इस तरह से आप हर एक रेजिस्टेंस पर अलग अलग करंट और अलग अलग वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग वोल्टेज और करंट निकालना है तो आपका काम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से शुरू होगा। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद आगे चलेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर मान लो खाली वोल्टेज पूछा होता आपसे, हर एक पर अलग अलग वोल्टेज, इसकी एक टेक्निक और भी थी। अगर आपको टोटल वोल्टेज दे रखा है और ये पूछे कि तीनों में वोल्टेज कितना आएगा, तो इसका एक तरीका और भी है। वो क्या है? जो इन रेजिस्टेंसेज में रेशियो होगी उसी रेशियो में ये वोल्टेज डिवाइड होगा। अब देखो इन तीनों रेजिस्टेंसेज में रेशियो देखो, हिंट देखो यहाँ पर, इट इज 10:5:15। अगर मैं इसे थोड़ा छोटा बनाऊं तो इट इज 2:1:3। इस रेशियो में वोल्टेज को डिवाइड करो तो पहले वाले का हिस्सा देखोगे 2, सम ऑफ द 3 is 6, तो 2/6 और टोटल वोल्टेज कितना है 30, तो 6 5 जा तो इट कम्स आउट टू बी 10। तो पहले वाले के बाद 10 वोल्ट आएगा। ऐसे दूसरे वाले को निकालना है तो 1/6 × 30, ऐसे तीसरे के बाद निकालना है तो 3/6 × 30। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ वोल्टेज निकालना है तो जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होंगे उसी रेशियो में आपकी वोल्टेज भी डिवाइड होगी। ये कैलकुलेशन आप यहाँ से देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में एक बात और सीख लीजिए, साथ के साथ एक बात और सीख लीजिए। V1 का मतलब क्या होता है, V2 का मतलब क्या होता है, V3 का मतलब क्या होता है। देखो जब मैं कहता हूं कि V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस इट, V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस इट, V3 इज द वोल्टेज अक्रॉस इट, V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब है मान लो यहाँ एक पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है, तो V1 का मतलब होता है VA माइनस VB, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। यानी इसके एक तरफ एक पॉइंट है, दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है V1। ऐसे अगर आप V2 देखो तो इस पॉइंट को C मान लो तो V2 की वैल्यू होगी VB माइनस VC, और ऐसे V3 देखो इस पॉइंट को D मान लो तो V3 होगा VC माइनस VD। अब मैंने इसे VA माइनस VB क्यों लिखा, क्योंकि ये एंड आपका हायर पोटेंशियल पर है। देखो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए हायर में से लोअर घटाया आपने, तो VA माइनस VB की वैल्यू 10 वोल्ट है। ऐसे इसका मतलब ये, हालांकि मैं बार बार इस बात को नहीं बोलूंगा, बार बार तो हम लोग V1 V2 V3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन मतलब आपको पता होना चाहिए। अब सपोज करो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द VA माइनस VC, VA माइनस VC निकालो इसी क्वेश्चन के अंदर। आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, VB से VB कैंसिल हो जाएगा तो इट कम्स आउट टू VA माइनस VC। तो इसका मतलब VA माइनस VC V1 प्लस V2 की वैल्यू है। V1 कितना है 10 और V2 कितना है 5, तो इट कम्स आउट टू बी 15 होगा। तो VA माइनस VC की वैल्यू 15 वोल्ट होगी। ऐसे आपको मान लो कोई VB माइनस VD निकालने के लिए कहते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हो। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बड़े आराम से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप सभी ने ध्यान रखना है भाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 रेजिस्टेंसेज, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको हर एक के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल और करंट निकालना है। वही बात, सबसे पहला तरीका बेटा यही रहेगा आपका कि आपने इसमें वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप सपोज करो मैं इसको R1 कह लेता हूँ, लेट इट विल बी R1, इसको R2 कह लेता हूँ, इसको R3 कह लेता हूँ। टोटल वैल्यू देखो तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम ले लीजिए, 60 इज द एलसीएम, 6 प्लस 3 प्लस 2 11/60। तो R की वैल्यू आ जाएगी 60/11, 60/11 ओम। बेटा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप लोग जो है रेसिप्रोकल करना भूल जाते हो। R इक्वल टू 60/11। ओके, अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक निकालना होता तो आपका आंसर पूरा हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन तो अलग अलग वोल्टेज और करंट निकालने का ना, तो फिर V आपको दे रखा है 40 वोल्ट, आप यहाँ से I निकाल लो पहले। तो I इक्वल टू V/R, V हो गया 40, R हो गया 60/11, 2/3, 2/3 तो 22/3 एम्पियर, 22/3 एम्पियर, ये आपका आंसर आ गया। टोटल करंट 22/3 एम्पियर यहाँ पर फ्लो कर रहा है, टोटल करंट।
अब फिर वही क्वेश्चन जो आपने अपने आप से, मैंने पहले बोला था आपको, आपने क्या क्वेश्चन करना है, ये आर कहां से आया, आर कहां से आया, आपको तुरंत आंसर मिलेगा भाई आर आया इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी, पैरेलल में सेम रहेगा V कितना होगा जो इस आर के पास था, इस आर के पास V कितना था 40 वोल्ट, तो इसका मतलब R1 और R2 के R3 के पास V कितना होगा 40 वोल्ट, इट मींस V1 V2 V3 इन तीनों के पास जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है, 40 वोल्ट। अब आप आराम से I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हो। I1 इक्वल टू V1 बाई R1, V1 तो है 40 और R1 की वैल्यू है 10, तो इट कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर। ऐसे अगर आप I2 निकालोगे तो 40 बाई 20 इज 2 एम्पियर। ऐसे आप I3 निकालोगे तो 40 बाई 30 इट कम्स आउट टू बी 4 बाई 3 एम्पियर। अगर आप और ध्यान से देखो ये अलग अलग करंट आ गए, टोटल करंट आई है देखो कितना आई 22/3, लेकिन इसमें जो करंट है वो I1 है, इसमें जो करंट है वो I2 है, इसमें जो करंट है वो I3 है। तो I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है। आप इन तीनों करंट को ऐड करके देखो ये वैल्यू आएगी, यानी कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये है तरीका बेटा, आप अलग अलग करंट और अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको टोटल करंट पता है तो इन तीनों में करंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इतनी कैलकुलेशन ना भी करनी पड़े आपको। जैसे वहां वोल्टेज डिवाइड होता था रेजिस्टेंस की रेशियो में, ऐसे यहाँ करंट डिवाइड होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस की रेशियो में, यानी कि 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, 1/R3 की रेशियो, यानी कि 1/10 इज टू 1/20 इज टू 1/30। अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो ये रेशियो बनती है 6:3:2 की रेशियो, 6:3:2 की रेशियो। ये आपका टोटल करंट डिवाइड होगा। टोटल करंट ये है 22/3। देखो पहले का करंट निकालो 6:3:2, पहले का करंट 6:3:9 क्या 11, तो पहले का हिस्सा कितना हो जाएगा 6/11 इंटू 22/3, 11 2 जा 3 2 जा इट्स कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर। ये देखो ये रहा आपका 4 एम्पियर। ऐसे आप दूसरा हिस्सा भी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप तीसरा हिस्सा भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से आप वेरियस रेजिस्टेंसेस के अंदर करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आपको इस क्वेश्चन के अंदर हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट और वोल्टेज निकालना है, अलग अलग करंट और वोल्टेज निकालना है। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3। पहले तो आप यहाँ से देखो वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेक करो ये दोनों क्या है पैरेलल में, दिस टू आर इन पैरेलल। तो पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो R23, तो आंसर क्या आएगा 1/R23 इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, 12 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 2 3/12 1/4 आ गया। तो R23 की जो वैल्यू आ गई बेटा, R23 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। अच्छा जब भी आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखे हो तो आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो R23 की वैल्यू, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, केवल दो के लिए दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम, तो ये वैल्यू सीधी आ जाएगी 4। अब देखो गलती यहाँ पर होती है भाई, जब आप ऐसे करते हो तो रेसिप्रोकल लेना कई बार भूल जाते हो, इसलिए ध्यान रखना। अब मैं इससे क्या करूँगा, जब भी दो रेजिस्टेंस मिलेंगे और दो से ज़्यादा होगा तो इससे सोल्व कर लेंगे आप। R23 निकाल लिया। अब R23 को देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा इसका सीरीज में, आप इसको रीअरेंज करो एक बार, ये 6 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। अब आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, दोनों ये R23 है भाई, R23 ये दोनों सीरीज में, कौन कौन से दोनों R1 और R23, तो R निकालो 6 + 4 इट कम्स आउट टू 10 ओम, 6 + 4 इट कम्स आउट टू 10 ओम, ये R आ गया। अब वही V 30 वोल्ट दे रखा है, I निकालो, I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू V/R, इट्स 30/R की वैल्यू 10, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ये करंट आ गया, 3 एम्पियर। अब आ जाओ रिवर्स। अब आपने हर एक में अलग अलग करंट और वोल्टेज निकालना, हर एक करंट।
आपको क्या बोला था मैंने, आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि ये आर कहाँ से आया, सबसे लास्ट वाले आर को देखो, आपको आंसर मिलेगा कि ये आर आया इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से। और सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, करंट। इसका मतलब इन दोनों में करंट वही है जो इसमें है। इट मीन्स I1 और I23 सेम है, किसके, इस आर के बराबर जो यहाँ आई आ रहा है। आई आ रहा है आपका 3 एम्पियर। तो बेटा बड़े आराम से आप यहाँ से V1 निकाल सकते हो। V1 इक्वल टू I1 आर, V1 इक्वल टू I1 आर। I1 हो गया 3 और R1 हो गया 6, इट्स 18 वोल्ट। ऐसे आप V23 निकालोगे, देखो अब सिंबॉलिकली I23 है तो आंसर भी V23 का निकलेगा। I23 यानी कि 3, R23 ये रहा 4, इट्स 12। इस तरीके से देखो I1 और V1 तो आ गया, पहले रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज तो आ गया आपका, पहले रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज आ गया। इज इट ओके? अब आप लोग पीछे चलेंगे, अभी तो 2 और 3 भी तो बाकी है ना, अभी पीछे चलोगा और रिवर्स। जब यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू आपने निकाल ली, इसके बाद देखो इस आर में कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हुआ था क्या, तो आंसर है यस। ये आर निकालते वक्त हमने R23 एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यूज किया था। अब आपका क्वेश्चन इस R23 पर आकर रुकेगा। अब आप R23 पर क्वेश्चन करो अपने आप से, देखो R23 पर करंट आ चुका है, ये रहा, R23 पर वोल्टेज आ चुकी है, रही। इन दोनों में से एक चीज सेम होनी है, कोई एक चीज सेम होगी। अब R23 कहाँ से आया, तो आंसर है R23 केम फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। और पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है। इसका मतलब इन दोनों पे वोल्टेज सेम होगी, कितनी, जितनी इसके पास, जितनी इसके पास, यानी कि R23 के पास। इट मीन्स V2 और V3 सेम होगा, जो कि V23 के बराबर होगा। और V23 कितना है, 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट, V23 12 वोल्ट। तो यहाँ से I2 निकाल लो, V2 बाई R2, V2 बाई R2। V2 कितना है 12 और R2 देखो कितना है 12, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर। ऐसे आप I3 निकाल लो, V3 12, R3 6, इट कम्स आउट 2 एम्पियर। अब एक बात सोचो, तो यहाँ जो करंट आया था, अब देखो I1 कितना है 3 एम्पियर। हालांकि आंसर आ गया आपके, I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया। लेकिन एक बात बताने की कोशिश करो, ये पूरा हिस्सा इसके साथ सीरीज में, लेकिन यहाँ पे जो करंट आया है 3 एम्पियर, वो फिर आगे 2 पैरेलल में कनेक्ट हो गया, तो बेटा यहाँ बट गया करंट, यहाँ बट गया। जिटोगे? तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि 3 एम्पियर करंट आया है, रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम है वहाँ करंट ज़्यादा आएगा। और ये तो ये 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, ये देख लो, ये आपका आंसर है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बेटा जो थोड़ा अच्छा सोचना चाहते हैं, थोड़ा आगे सोचना चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो उनके लिए ये चीज़ यहाँ पर आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड पर। इसमें ये कुछ रेजिस्टेंस 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम के ऐसे लगा रखे हैं। ये 3 मीटर है बेटा, A1, A2, A3, दे आर सेड टू बी एमीटर। आपको इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें बतानी है, 2-3 बातें बेटा। पहला क्वेश्चन, तीनों एमीटर में से एक एमीटर की रीडिंग दे रखी है 6 एम्पियर, कहता है कि इसके अंदर 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। एमीटर वो डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। तो इसका मतलब ये एमीटर तो जो रीडिंग दे रहा है वो 6 एम्पियर दे रहा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि A3 की रीडिंग क्या होगी और A1 की रीडिंग क्या होगी। और दूसरी बात ये पूछी है कि यहाँ आपने टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई किया, टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई किया। चलिए तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से करते हैं। तो इस लाइन में आने वाले करंट को मैं I2 मान लेता हूँ, इस लाइन में आने वाले करंट को मैं I3 मान लेता हूँ, और इस लाइन के करंट को मैं I1 मान लेता हूँ। एक बात तो आपको सबको क्लियर हो गई होगी, ये जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से सोचो, तो ये जो I1 है ये I2 प्लस I3 के बराबर होगा। I1 जो है वो I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अगर मुझे I3 पता लग जाए तो मैं बड़े आराम से I1 कैलकुलेट कर दूंगा। ओके, अब चेक कीजिए, अब इन दोनों रेजिस्टेंस के बारे में सोचोगे आपको समझ में आएगा कि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, और पैरेलल में कौन सी चीज़ सेम होती है, कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो आंसर है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इसका मतलब जो वोल्टेज R2 के पास है वही वोल्टेज भी R3 के पास है, यानी कि V2 इक्वल टू V3, V2 इक्वल टू V3। अब V2 होता है I2 R2 और V3 होता है I3 R3, दोनों को इक्वेट कर। देखो I2 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू 2 है, I3 आपको निकालना है, I3 की वैल्यू 3 है। बड़े आराम से आप I3 निकाल दोगे, 6 to the 12 by 3, तो इट कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर।
तो I3 की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई। तो इसका मतलब रीडिंग ऑफ A3 विल बी 4 एम्पियर। अब रीडिंग ऑफ A1 I2 हो गया आपका 6 एम्पियर, I3 हो गया आपका 4 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस तरीके से A1 की रीडिंग होगी 10 एम्पियर और A3 की रीडिंग होगी 4 एम्पियर। अब अप्लाइड वोल्टेज क्या है, अगर आप समझो तो ये पूरा हिस्सा इस पूरे हिस्से के साथ सीरीज में, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो और वोल्टेज सीरीज में बढ़ती है। यहाँ जो वोल्टेज है V1 और यहाँ जो वोल्टेज आएगी, चाहे V2 निकालो चाहे V3 निकालो, वो तो बराबर है ना। तो जो टोटल वोल्टेज है V इक्वल टू वो V1 प्लस V2 के बराबर होगी। अब V1 किसके बराबर है, I1 R1, V2 किसके बराबर है, I2 R2। अब V2 ले लो V3 ले लो, मर्जी है आपकी, दोनों बराबर ही तो है। तो I1 10, R1 5 प्लस I2 6, R2 2, तो कम्स आउट टू बी आंसर 10 into 5 50 वोल्ट प्लस 12 इट्स कम्स आउट टू बी 62 वोल्ट। आपने यहाँ पर 62 वोल्टेज टोटल वोल्टेज अप्लाई किया होगा। एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना बेटा। I1 R1 इसके अक्रॉस वोल्टेज, I2 R2 इसके अक्रॉस। इस तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशन बड़े आराम से प्रोसीड कर सकते हो। तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन ऑन इट। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आपको क्वेश्चन करवा दिए मैंने, कई क्वेश्चन पहले भी करवा दिए, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। जो लास्ट टाइम आप लोगों ने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा आपको। ये रेजिस्टेंसेज हैं बिल्कुल वैसे। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था, यहाँ पे वायर इसके ऊपर से क्रॉस कर रही थी, बट इस बार जो वायर है वो क्रॉस नहीं कर रही है। सबका रेजिस्टेंस R मान लीजिए और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ट्राई करोगे आप लोग इसमें, करो बेटा 2 मिनट के लिए कोशिश कीजिए आप इसके, फिर हम लोग करते हैं। ओके बेटा सभी बोर्ड पर ध्यान दो, सॉल्यूशन देखिए इसका। इसमें क्या करना आपको, इस वक्त जो है ना ये टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट है। आपको ये बताया था कि पूरी वायर पे अगर कोई कंपोनेंट ना हो तो ये सारे पॉइंट एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट होते हैं। मतलब क्या है कि मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर क्या मैं इसको यहाँ जोड़ सकता हूँ ऐसे? एक ही बात है ना बेटा, इसको यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, कहीं भी जोड़ो, ऐसे इसको यहाँ से हटा के इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ी सी सर्किट में सीरीज और पैरेलल की पहचान समझ में आ जाए। ऐसे अगर आप इसे देखोगे, इसको भी मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, इसको भी मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, या फिर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊँ आपके लिए, तो ये रेजिस्टेंस हो गए, ये हो गए। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं और इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से 2 रेजिस्टेंस निकले, 1 2 और ये दोनों इस पॉइंट पर आकर मिले। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी होगा, 2 रेजिस्टेंस निकले एक ही पॉइंट से और ये यहाँ। अब सोचिए बात समझ में आ रही है? रिकन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए। रिकन्वर्जन जैसे आपने इन्हें कनेक्ट किया, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर। ये R हो गया, ये भी 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 R है, ये भी R है। तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी? R/2। इन दोनों की R/2 और फिर आपस में ये सीरीज में, तो R/2 प्लस R/2 R हो गया। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आ गया, नो डाउट, बिल्कुल वही पिछले क्वेश्चन जैसा है, वैल्यू वही R आ रही है, लेकिन रियल में कॉन्फ़िगरेशन अलग है। अब ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। नाउ ऑल दीज 3 आर इन पैरेलल। R and the answer comes out to be R/3 पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा। अब देख लीजिए बेटा, आपको कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप पूछिए। अब जो नया क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है,
मान लो ये 4 रेजिस्टेंस ही चल रही है, ये 5 रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू मान लीजिए लेट 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, इट इज 40 ओम, इसको 10 ओम मान लीजिए। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 2 टाइप से हम बात करते हैं, एक तो इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है आपने, और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही मान लीजिए आप, ये हो गया वैल्यूज वही है, लेकिन इस बार टर्मिनल इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 40, ये 2 क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन के अंदर ये है, सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पहली बात, और फिर इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इस सप्लाई को मान लो 60 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं, तो हर एक के अक्रॉस अलग अलग आपने करंट और वोल्टेज भी निकालना है, हर एक के अक्रॉस अलग अलग करंट और वोल्टेज भी निकालना है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। कहने दो क्या कर सकते हो बेटा? ये क्वेश्चन तो सबके लिए बहुत आसान है। देखो इसमें बहुत क्लियर है, ये टर्मिनल आपको दे रखे हैं, यहां से करंट एंटर हुआ, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और जितना हिस्सा यहाँ डिवाइड हुआ उतना ही हिस्सा यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों, और फिर तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में। तो सीरीज में तो 10 + 20 30 ओम हो जाएगा, ये 20 + 40 60 ओम हो गया ना। 30 10 और 60 तीनों पैरेलल में, तो 1/R = 1/30 + 1/10 + 1/60, इसे सोल्व कर लो बेटा। 60 एलसीएम आ गया, 2 + 6 + 1 6 2 8 1 9 9/60, तो R कम्स आउट टू बी 60/9, 3 से काटो तो 20/3 ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, पहले आप इसे सोल्व कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा। ओके, अब देखो ध्यान से सभी बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग भूल चुके हो। कुछ स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक किया है जिनका आंसर 20 ओम आया, बाकी स्टूडेंट सोचिए। देखो दोनों डायग्राम, जो इससे पहले वाला डायग्राम आपने बनाया है और ये वाला जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में लगभग हर चीज़ सिमिलर है एक्सेप्ट 1 पॉइंट, टर्मिनल। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको इसमें ना सीरीज की पहचान हो पाएगी ना पैरेलल की पहचान हो पाएगी। यहाँ से करंट चला, इधर पहुँचा, यहाँ फिर डिवाइड हो गया, यहाँ पहुँचा, इधर फिर डिवाइड हो गया। किसी भी टर्मिनल पर जिस रेशियो में करंट पहुँच रहा है और जिस रेशियो में उसके अपोजिट बढ़ रहा है वो बराबर नहीं है। मतलब जैसे मान लो यहाँ से कुछ करंट आया बेटा, ये 2 हिस्सों में बढ़ गया आपका, इधर जब पहुंचेगा तो ये तुरंत बढ़ गया, तो यहाँ भी 2 हिस्सों में बढ़ गया, इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। इधर जो करंट पहुंचा है और ये जो करंट पहुंचा है ये इसके बराबर तो नहीं है ना भाई। मान लो इधर 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है, 2 यूनिट से ये पहुंच गया, ये 2 यूनिट तो यहाँ के 2 हिस्सों में बढ़ गए, तो यहाँ तो 1 यूनिट आया होगा ना। सेम करंट किसी पॉइंट पर अगर डिवाइड होता है और उतना ही करंट उसके अपोजिट किसी टर्मिनल पर पहुंच रहा है तो वो 2 हिस्से पैरेलल बनते हैं। लेकिन यहाँ ना तो सीरीज हो रहा, कोई भी 2 रेजिस्टेंस ऐसे नजर नहीं आ रहे जहाँ सेम करंट पास हो रहा हो। इसमें देखो एक ही रेजिस्टेंस, यहाँ भी एक ही रेजिस्टेंस, यहाँ भी एक ही रेजिस्टेंस, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप एक रेशियो चेक करोगे, एक रेशियो। इफ यू रिमेंबर, ये रेजिस्टेंस R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लो, ये R3 मान लीजिए बेटा, ये R4 मान ले, लेट इट विल बी R5। आप एक रेशियो चेक करोगे यहाँ पर, व्हीटस्टोन ब्रिज रेशियो कहलाती है वो। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कैपेसिटर के केस में क्वेश्चन करवाया था, P/Q = R/S। तो आप इन रेशियो को चेक करो, R1/R2 = R3/R4।
क्या ये यहाँ एप्लीकेबल हो रही है? R1/R2 इन दोनों की रेशियो के बराबर आ रही है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, जब भी आपको 5 रेजिस्टेंस मिले, 5 कैपेसिटर मिले, आप हमेशा इस रेशियो को चेक करोगे। आपने देखा ये सेटिस्फाई हो रही है 10/20 इक्वल टू 20/40, बोथ आर इक्वल 1/2, रेशियो सेटिस्फाई हो रही है। जैसे ही आपको ये फील होगी रेशियो सेटिस्फाई हो रही है, तुरंत आप लोग ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसे एलिमिनेट कर देंगे, बीच वाले रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर देंगे। क्यों कर देंगे? आप ये कहोगे कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट पास नहीं कर रहा, कोई करंट पास नहीं कर रहा, रिमेंबर इट। इसको मैं लेटर ऑन आपको प्रूव भी कर दूंगा कि जिस वक्त ये रेशियो सेटिस्फाई होती है इस लाइन में से कोई करंट पास नहीं हो रहा होता। और किसी भी लाइन में करंट पास ना होने के 2 कारण बताए थे आपको बेटा। कैन एनीबॉडी टेल मी कि वो 2 कारण कौन से थे? पोटेंशियल सेम हो, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का अगर मैं इसको बी पॉइंट नाम दे लूँ, इसको डी पॉइंट नाम दे लूँ, इसको ए कह लेता हूँ, इसको सी कह लेता हूँ, तो बी और डी सेम पोटेंशियल पर रहे होंगे। बी और डी क्या रहे होंगे? सेम पोटेंशियल पर। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द पोटेंशियल, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि हर एक के अक्रॉस करंट और वोल्टेज निकालना है, तो एक आंसर तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि I5 0 हो जाएगा और V5 भी 0 हो जाएगा। जैसे ही रेशियो सेटिस्फाई होगी तुरंत आप लोग इस रेशियो को चेक, मतलब जैसे ही रेशियो सेटिस्फाई होगी तुरंत आप लोग कह दोगे कि इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर एट द सेम पोटेंशियल, दोनों सेम पोटेंशियल, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो गया। एक क्वेश्चन, एक आंसर तो आपका आ गया। आप इसे एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट कर, ये हो गया, यहां से हटा दिया, इज इट राइट? अब क्या होगा? अब तो क्वेश्चन आसान है। देखिए यहां से जो करंट चला वो 2 हिस्सों में बटा, इधर भी चला गया और इधर भी चला गया। ये करंट सेम फ्लो करेगा इन दोनों में, ये करंट सेम फ्लो करेगा इन दोनों में। जितना करंट यहाँ डिवाइड हुआ था उतना ही करंट यहाँ मीट हो गया, तो ये दोनों हिस्से आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? पैरेलल। तो R12 की वैल्यू, अब तो मैं पूरा करूंगा क्योंकि आगे आपने करंट और वोल्टेज भी निकालना है। तो R12 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? बोलो 10 + 20, इट कम्स आउट टू बी 30 ओम। और R34 की वैल्यू 20 + 40, इट कम्स आउट टू बी 60 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है तो R कम्स आउट टू बी 30 × 60 अपॉन 30 + 60, इट कम्स आउट टू बी 20। ये R आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आपका आंसर यहां तक चलेगा। बोले यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? ओके, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, आप उस बात पर आकर रुकेंगे। जब भी आपको कभी भी करंट या वोल्टेज निकालना है, सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद आप सर्किट के अंदर करंट निकालेंगे। यहाँ देखो R आपके पास आ गया, V कितना लगा रखा हमने? 60 वोल्ट। तो आप यहाँ से I और निकाल लें, I = V/R। V हो गया 60, R हो गया 20, तो 3 एम्पियर करंट यहाँ पर सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये तो टोटल करंट है, टोटल करंट इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ओके, अब चलिए इससे आगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो तो ये है ना कि भाई R1 में कितना करंट होगा, R2 में कितना होगा, R3 में कितना होगा, R4 में कितना होगा, और साथ ही साथ कि भाई इनके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, V1, V2, V3, V4, इनकी वोल्टेज भी निकालनी है आपको। तो आपको एक तरीका बताया था, याद है आपको? क्या तरीका है वो? कि आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करोगे? कि ये R कहाँ से आया? बोलो ये R कहाँ से आया था? इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। और पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है? वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि इन दोनों के पास
जो वोल्टेज है वो वही होगा जो इस आर के पास होगा। इस आर के पास कितना वोल्टेज है? 60 वोल्ट। इसका मतलब हुआ V12 और V34 दोनों बराबर है, इक्वल टू 60 वोल्ट। अब यहां से आप I12 की वैल्यू निकाल लो, V12 अपॉन R12। V12 तो है 60 और R12 कितना है? R12 ये रहा, सॉरी ये रहा 31। इट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। ऐसे आप I34 निकालो, V34 अपॉन R34। V34 60 और R34 की वैल्यू देखना कहाँ है? यही 60। इट कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर। बोले यहाँ तो कोई डाउट? एक बार आप सीख ले बेटा, फिर नोट कर लीजिए बस। एक बार पूरा सीख लो, फिर अपने आप करके देख लेना, पूरा हिस्सा अपने आप करके देख लेना बेटा, जल्दी समझ में आएगा। यहाँ तक पहुँच गए? अब हमने तो I1 अलग निकालना है, I2 अलग निकालना है, I3 अलग निकालना है, I4 अलग निकालना है, V1 V2 V3 V4 भी अलग अलग कैलकुलेट करने हैं। लेकिन अभी तो इकट्ठे हुए ना करंट। अब आपने क्या करना है, इससे पीछे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए हैं उनके साथ क्वेश्चन डालना है। अब ये R आया इन दोनों से, और ये दोनों भी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है ना। और सोचिए R12 कहाँ से आया? R12 आया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 में। इसका मतलब सीरीज में क्या चीज सेम होगी? करंट सेम होगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इसमें और इसमें करंट सेम है। I1 इक्वल टू I2 कितना? जो R12 में है, और R12 में कितना करंट है? I12। इसका मतलब इन दोनों में करंट सेम हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्वेश्चन करोगे आप अपने आप से कि भाई ये पर्टिकुलर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां से आया? जैसे आप अपने साथ क्वेश्चन करोगे कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां से आया, आपको तुरंत आंसर मिलेगा इधर सीरीज और पैरेलल। जैसे आपने बोला सीरीज, तो आप तुरंत कहोगे भाई सीरीज में तो करंट सेम होता है। जैसे आप कहोगे पैरेलल, आप कहोगे सर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। आपने करंट और वोल्टेज निकाल रखी होती है ऑलरेडी, इनमें से एक वैल्यू आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आप ओम्स लॉ लगा के कैलकुलेट कर दोगे। V1 निकालो, बोले V1 कितना आ जाएगा? I1 R1, I1 2 और R1 कितना है? 10। इट कम्स आउट टू बी 20 वोल्ट। ऐसे आप V2 निकालो, I2 R2, I2 2 और R2 की वैल्यू 20, इट कम्स आउट टू बी 40। देखो I1 I2 V1 V2, अब चारों पर आपने अलग अलग वैल्यू निकाली। R12 का काम पूरा हो गया। ऐसे ही अब आप R34 को सोचो, क्योंकि यहाँ ये भी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, रिमेंबर इट। ऐसा ना करना कि इससे पीछे भी कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, पहले उसे उठा लो आप, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपको आंसर्स पीछे से मिलने शुरू होंगे। V12 की वैल्यू, I12 की वैल्यू या V34 की वैल्यू, I34 की वैल्यू, ये पीछे से मिलने शुरू होती है। आप स्टेप बाय स्टेप आप रिवर्स करोगे क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई ये R12 से पहले भी कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता, आप उसे उठा लेते पहले, तो शायद सोल्व नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उस पर इधर करंट और वोल्टेज आपको नहीं पता चल पाएगा। तो आपका क्वेश्चन हमेशा रिवर्स भी होगा, यहाँ से रिवर्स। इज इट ओके? अब बोलिए R34 कहाँ से आया? बोलो बेटा, R34 कहाँ से आया? R3 और R4 के सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन से तो क्या चीज सेम होगी? करंट, यानी कि I3 और I4 सेम हो जाएगा। किसके सेम हो जाएगा? I34। वैसे नंबरिंग देखो तो यहाँ से भी पता लगेगा आपको। I34 ये रहा आपके पास 1 एम्पियर। अब V1 निकालो आप, सॉरी V3 निकालो, I3 इंटू R3। I3 1 है, R3 की वैल्यू देखो कितनी है? 20। इट कम्स आउट टू बी 20 वोल्ट। ऐसे ही आप V4 निकालोगे, I4 इंटू R4, 1 इंटू R4 की वैल्यू 40 है, इट कम्स आउट टू बी 40। बोले कुछ पूछना चाहोगे यहाँ तक? इस तरीके से आप हर एक रेजिस्टेंस पर अलग अलग करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करें। सो नाउ यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, ज़्यादा कैलकुलेशन किए बैठ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो कि भाई ये रेशियो सेटिस्फाई हो रही है,
इस रेजिस्टेंस को तो आप हटा दोगे, आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखते ही जस्ट डायग्राम को देखते ही आंसर देना है। तो अगर आपके डायग्राम में आमने सामने वाले कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर बराबर है, इधर ये दो या ये दो, तो जो इक्वल रेजिस्टेंस है ना वही उसका आंसर है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आमने सामने वाले दोनों 20 है, तो इसका आंसर 20 ओम है। इसका आंसर क्या है? 20 ओम। कोई भी कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर लो, कोई भी सोचो आप, अगर रेशियो सेटिस्फाई होती होगी और रेजिस्टेंस आमने सामने वाले अगर इक्वल मिल गए आपको, तो वही आपका आंसर होने वाला है। रिमेंबर इट, वही आपका आंसर होने वाला है। इज इट ओके? आपको सर अगर रेशियो मान लो रेशियो बराबर और आमने सामने वाला कोई सेम नहीं है तो फिर आपको कैलकुलेशन आती है, आप बड़े आराम से कर लो उस कैलकुलेशन को, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक दो नेटवर्क और दे रहा हूँ, उनको भी देखिए, उन क्वेश्चन को भी समझ लीजिएगा बेटा। सो ये डायग्राम है आपके लिए, नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, बना लिया सभी ने डायग्राम? ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वही क्वेश्चन है जो अभी आप करके आए हो, सेम एग्जैक्टली वही का वही। देखिए मैं इसको रिकन्वर्ट करता हूं आपके लिए। टर्मिनल के नेमिंग कीजिए आप। इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लीजिए, इस पॉइंट को डी मान लीजिए। ठीक है, और आराम से सोच सोचकर आराम से आप लोग टर्मिनल्स के साथ रेजिस्टेंस डिजाइन करो। ये देखो ये पॉइंट ए हो गया, सभी बोर्ड पर देखेंगे एक बार, फिर नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट ए हो गया। अब सुनो, ए से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं? दो। किधर किधर की तरफ? एक बी की तरफ और एक सी की तरफ। ये मैंने पॉइंट सी मान लिया, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया। एक ए से सी की तरफ जा रहा है, और ए और सी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 10 ओम का। दूसरा जा रहा है बी की तरफ, ये हो गया बेटा आपका 20 ओम। अच्छा, आप ये तो नहीं कहोगे कि सर आपने बी नीचे क्यों माना, ऊपर क्यों नहीं मान लिया? मर्जी है आपकी, आप जिधर चाहो उधर मान लो। वो तो जिन दो टर्मिनल के बीच में जो दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, वो जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है वही वैल्यू लिखनी है आपने। अगर मान लो मैं बी ऊपर लिख देता तो 20 ऊपर लिख देता, सी नीचे लिखता तो 10 यहाँ लिख देता। एम आई क्लियर? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको मैं वो फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ जो क्वेश्चन अभी आप करके आए। बिल्कुल वही फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक बार देख लें। अब देखो, ए से सी, ए से बी, अब बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये बी रहा ये सी रहा, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये 10 है। अब आगे चलिए, ये टर्मिनल है डी, मैं डी यहां दिखा देता हूं बेटा, थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट डी हो गया। अब आगे सोचो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस बी से निकला है जो डी से जाके कनेक्ट हो रहा है। ये बी से निकला रेजिस्टेंस और डी से जाके कनेक्ट हो गया। कितने ओम है ये? 40। एक रेजिस्टेंस सी से निकला है जो डी से जाके कनेक्ट हो रहा है, ये सी है और ये डी है, ये निकल गया, ये वैल्यू हो गई 20। एंड नाउ चेक इट एवरीवन, ये वही डायग्राम है जो अभी आप करके आए हैं, और रेशियो भी सेटिस्फाई हो रही है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, आंसर भी वही आएगा। बीच में से इसको हटा दीजिए तो 20 आमने सामने 20 ओम इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन इज सेम बट द फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट। इज इट ओके? सो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे। अब बेटा इन दो नेटवर्क को आप लोग ट्राई करें। दो नेटवर्क मैंने आपके लिए बोर्ड पर बनाए हैं, आप इसको और इसको, इन दोनों को सोल्व करो। कैन यू डू दैट? कर सकते हो बेटा? जरा एक बार नेटवर्क को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद सोचो। ठीक है, एक बार सिर्फ आप नेटवर्क कनेक्ट करके दो कि भाई आप इसका नेटवर्क कन्वर्ट कर सकते हो, आप डायग्राम बना सकते हो। सोचने का तरीका क्या है? ध्यान से सुनिए सभी, सोचने का तरीका क्या है?
अगर किसी वायर पे कंपोनेंट है तो वो दो पॉइंट अलग अलग होंगे। अगर वायर पर कंपोनेंट नहीं है, जैसे इस वायर पे कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक सिंगल पॉइंट है, आप इन दोनों को एक ही जगह दिखाएंगे। ऐसे ही ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही है, इन दोनों को एक ही जगह लोकेट करेंगे, अलग अलग जगह लोकेट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ सोचते हुए आपने क्वेश्चन को करना है। देखना एक बार ट्राई करना बेटा, ये पहला पार्ट ट्राई करो, फिर सेकंड पार्ट मैं करवाऊंगा। ओके, सभी बोर्ड पर देखो, सभी बोर्ड देखो, इन पॉइंट्स को मार्क कर लो। जैसा मैंने पहले बोला, ये तो पॉइंट ए है ही, ये बी मान रखा है उधर, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ओके, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट तो सेम है ना। अब क्योंकि इस वायर में कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब डी पॉइंट भी तो यही कनेक्ट है, इसको मैं ए और डी को इकट्ठा लिख सकता हूँ। ये बोला था मैंने आपको कि अगर किसी वायर पे कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो दो पॉइंट उस वायर पे सेम पोटेंशियल पे होते हैं, सो दे विल रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट। इन द सेम वे आप इसको देखो, ये बी है और बी से कनेक्ट है सी, तो बी और सी एक सिंगल पॉइंट की तरह काम करेंगे। ये बी और सी हो गया, ओके। अब लगाइए रेजिस्टेंस सारे। पहला रेजिस्टेंस देखो किसके बीच में है, ए और सी के बीच में। ये ए है, ये सी है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका पहला रेजिस्टेंस। दूसरा देखो, सी और डी के बीच में, ये पॉइंट सी और ये डी का, इन दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस। तीसरा रेजिस्टेंस चेक करो, डी और बी के बीच में, ये डी रहा, ये बी रहा, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है। तीनों की वैल्यू सेम है, नहीं तो जिसकी जो वैल्यू होती है वो लिख देते आप। अब तो मेरे ख्याल से नेटवर्क बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ऑल थ्री आर इन पैरेलल, तो आंसर कम्स आउट टू बी r/3। कर लोगे ना, पैरेलल का है तो कर लेंगे सभी। बोले समझ में आ रहा है? तो ये है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसे चेक कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा के बारे में थोड़ी सी बात करो। देखो इस क्वेश्चन के बारे में अगर थोड़ा सा आप सोचें तो ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा। इसका आंसर है R। ये क्वेश्चन बेसिकली एक शॉर्ट सर्किटिंग कॉन्सेप्ट को कहते हैं। जब भी आप किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंपोनेंट सर्किट से बाहर चला जाता है, उस कंपोनेंट में से करंट पास नहीं करता। एक पर्टिकुलर एग्जांपल समझो, सपोज करो आपके पास एक बल्ब है, ये बल्ब है, आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, इज ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बल्ब के अक्रॉस एक तार बांध दूँ, ऐसे वायर लगा दो, कंडक्टिंग वायर लगा दो, तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा, बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? बल्ब ग्लो क्यों करता है भाई? बल्ब ग्लो क्यों करता है? करंट की वजह से या वोल्टेज की वजह से? बोलो, करंट की वजह से। और जैसे आपने वायर को कनेक्ट किया तो इसका मतलब बल्ब बंद हो गया, इसका मतलब करंट नहीं जा रहा, तो करंट कहाँ गया? सर्किट को क्लोज है, तो करंट चला गया इसके अंदर से। करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट है बेटा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। सोचो जरा, यहां आपने एक बैटरी लगा रखी है जिसकी वजह से हमारे 50 एम्पीयर करंट है, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी देर के लिए इक्वल मान लो, लेट इट विल बी 100 ओम ईच। आप बता सकते हो दोनों में कितना करंट जाएगा? 25 ओम, सॉरी 25 एम्पीयर ईच। बराबर बराबर रेजिस्टेंस है, बराबर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन मान लो इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है और इसका 100 ओम है, तो ज्यादा करंट किस हिस्से में से जाएगा? 10 ओम वाले में से। बिल्कुल क्लियर है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, वोल्टेज सेम होता है। इस रेजिस्टेंस को R1 मान लो, इसको R2 मान लो, यहाँ I1 करंट मान लो, यहाँ I2 करंट मान लो, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, वोल्टेज सेम होता है ना, V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू V2। अब देखो I1
इक्वल टू हो गया I2 R2 बाय R1। जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर थे तो I1 I2 के बराबर आ गया। अगर R1 छोटा हो जाएगा तो I1 बढ़ जाएगा। ठीक हो गया? और छोटा सोचो तो उसी रेशियो में ही बढ़ता जाएगा। अगर मान लो R1 थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो 0 हो गया तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम करंट जाएगा। हालांकि किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो मैक्सिमम ऑफ द करंट विल पास थ्रू, मैक्सिमम ऑफ द करंट विल पास थ्रू। तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ था। जब आपने बल्ब को कनेक्ट किया, बल्ब का अपना कुछ रेजिस्टेंस था, आपने कंडक्टिंग वायर को जोड़ा। कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट इस वायर में से पास हो गया और बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया। आपको सर एग्जैक्टली बंद हो जाएगा ये आंसर तो यार बिल्कुल बंद तो नहीं होगा, लेकिन आप एयर भी नहीं होगा, क्योंकि इतना कम करंट होता है कि उसकी वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा हीट डेवलप नहीं हो पाती कि हम उसे देख सकें। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। देखो इन दो कंपोनेंट के अक्रॉस आपने एक कंडक्टिव वायर जो है वो कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ होगा यहाँ पर? यहाँ से जो करंट आया वो सारा का सारा करंट इधर से पास हो गया, और ये दोनों रेजिस्टेंस सर्किट में होते हुए भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो सर्किट में है ही नहीं। तो इन दैट केस आप इन दोनों रेजिस्टेंस को सर्किट से एलिमिनेट कर दोगे। अब आपका नेटवर्क कुछ ऐसे काम करेगा, और एक ही रेजिस्टेंस फिलहाल सर्किट के अंदर है, तो इसका रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ओम आ जाएगा बेटा। यही इसका आंसर है। बोले बेटा बात समझ में आ रही है सबको? तो बेटा ये क्वेश्चन, ये डायग्राम मैंने आपके लिए बोर्ड पर बना दिया, ठीक है ना। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, कोशिश कीजिए बेटा, आप इसे ट्राई कीजिए इसे करने की। अब देखो इससे आगे देखिए, आपने सबके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज निकाल दिया। इस वोल्टेज का नाम मैं V1 कह लेता हूँ, इसको V2 कह लेते हैं, इसको V3 कह लेते हैं, ये V4 कह लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको आता है, यहाँ तक आप सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है। क्वेश्चन तो VA माइनस VB निकालने का है। अब इससे थोड़ा आगे चलेंगे हम, थोड़ा सा आगे। आपको याद है कि V1 का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट में थोड़ी देर के लिए C मान लो, थोड़ी देर के लिए C मान लो, तो आप मुझे बता सकते हो V1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? V1 को VC माइनस VA। V1 कैन बी रिटन एज VC माइनस VA। और V2 को कैसे लिख सकता हूँ? अगर इस पॉइंट को मैं D मान लूँ तो VA माइनस VD। और V3 को कैसे लिख सकते हैं आप? VC माइनस VB। और V4 को VB माइनस VB। अब V1 की वैल्यू आपकी 25 है, V2 की वैल्यू 75 है, V3 की वैल्यू 75 है, और V4 की वैल्यू 25। ये वैल्यूज हैं इसकी। अब देखो इनको कुछ इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। कोई भी दो इक्वेशन ले लो, 4 इक्वेशन बन गई ना आपके पास। इनमें से कोई भी दो इस तरीके से सिलेक्ट करो कि VA माइनस VB निकल आए। देखना मैंने सारी चीजें ठीक लिखी है ना। VA माइनस VB निकालना बेटा। अब बोलो V2 माइनस V4 करो। V2 माइनस V4 देखना बेटा। VA माइनस VB माइनस VB माइनस VD। VD से VD कैंसिल, VA माइनस VB आ गया। अब V2 कितना है? 75 और V4 25। इट कम्स आउट टू बी 50। Am I clear? So this is how you can calculate it.
अब चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, जैसे V2 माइनस V4 किया है, अब V3 माइनस V1 भी कर सकते थे, तब भी यही आंसर आता। अब चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ओम, a wire of resistance R ohm is stretched, या आप ऐसा करो, अभी ऐसा मत करो, a wire of resistance R ohm is taken and break into two equal parts, and break into two equal parts. Now one of the wire is stretched to twice of its original length, stretched to twice of its original length and bent in the form of a circle, and bent in the form of a circle. What is the equivalent resistance? What is the equivalent resistance across the 2 point diametrically opposite, across the 2 point diametrically opposite on the circular wire? ओके बेटा, चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको एक वायर है, सपोज करो इस वायर की लेंथ L है और रेजिस्टेंस आपको R दे रखा है। आपने इस वायर के दो टुकड़े कर दिए, दो पार्ट कर दिए, एक और दो, तो लेंथ आधी होगी ना वायर की, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इसलिए इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी आधा आधा होगा, R/2 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक वायर लिया और इसको इस वायर से डबल लेंथ का कर दिया, डबल लेंथ का कर दिया। तो मुझे बताओ, जब आप एक वायर को स्ट्रेच करके डबल उसकी लेंथ कर दोगे तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है? वो 4 टाइम्स हो जाता है, n² टाइम्स। अगर आपको याद हो, मैं क्वेश्चन किए थे, n² टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स R/2 × 4, इसका आंसर 2R आ गया। तो ये जो वायर है ना, ये वायर अब 2R रेजिस्टेंस की हो गई। अब क्या किया आपने, इसका सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, सर्कल बनाया, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ले लिए मैंने 2 पॉइंट। अगर आप इन दोनों पॉइंट को देखो तो इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस 2 वायर जुड़ रही हैं, एक ऊपर एक नीचे। बताओ ये दोनों वायर आपस में क्या हुई, पैरेलल में होंगी ना, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा बेटा वो 2 हिस्सों में बटेगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी यह है कि इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस है कितना, तो आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे इस बात को। तो ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट वायर है, ये इस पूरे वायर को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, आधी वायर ऊपर और आधी वायर नीचे। पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 2R। तो आधी वायर का रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, R। इसका भी रेजिस्टेंस R। ना बोथ आर इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी R/2 ओम। ये आपका आंसर।